हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हम आगे की वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है पहले 3 चुनाव में कांग्रेस की प्रभुता क्यों थी, क्या कारण थे कि वह लगातार 3 चुनाव में विजय रही। इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए आज बिना किसी देरी के शुरू करें। इसमें पहले बताया गया है कि पहले आम चुनाव में नतीजे शायद ही किसी अचंबा न हो, क्योंकि आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव में जीतेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। इस पार्टी की स्वाधीन संग्राम की विरासत हासिल थी, क्योंकि कांग्रेस 1985 में बनी एक पार्टी थी। इसने भारत को आज़ाद कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने आंदोलनों में बढ़ चढ़ के भाग लिया। इन्होंने, अगर हम कहें तो, भारत 20% आज़ाद होने में इनका ही हाथ था। तब के दिनों में यह एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर यह पार्टी खुद जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोक प्रचलित नेता थे, नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई भी की थी। इस पूरे देश का दौरा भी किया था। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत हुई और यह आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा में पहले चुनाव में 489 सीटें में से 364 सीटें जीती थी। इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी चुनावी दौड़ में अव्वल रही। जहां तक सीट की बात करें तो पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। आगे इस चित्र के बारे में आगे बात करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 16 सीटें हासिल हुई। लोकसभा के चुनाव में के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए गए। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। तिरुवनांतपुरम कोचीन आज के केरल का एक हिस्सा है। उसमें मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस के अधिकतर सीट पर जीत दर्ज की। आखिरकार इन 3 राज्यों में से कांग्रेस की एक भी सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। यह एक चुनावी मानचित्र दिया गया है, जो कि ऊपर है। इस पर एक नज़र दौड़ाने से यह अंदाज़ा लग जाएगा कि 1952 से 1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस तरह दूसरी पार्टियों पर हावी थी। दूसरे आम चुनाव में 1957 में हुए थे और तीसरे 1962 में हुए थे। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी जीत, जो कि बरकरार रखी, स्थिर रही। उनकी जीत किसी भी पार्टी इसकी टक्कर में भी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को कुल दूसरे चुनाव में 371 सीट मिली थी, जो कि 494 सीटों में से थी। आगे बात करें तो इसमें लिखा है कि इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी जीत बरकरार रखी और उन 3/4 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीट जीती थी उसका दशा कुछ प्रतिशत भी विपक्षी पार्टी को, यानी कुल पार्टी को यदि सभी की सीट जोड़ दे तो उसका कुल भी नहीं होता, नहीं जीती थी। विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है केरल का। केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1957 में। केरल के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसे एकाध मामले को अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार में कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा और हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ चढ़कर दिखाया गया। चुनाव प्रणाली के जो थी उसके कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को लगभग बढ़ाकर दिखाया गया था। मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोट का
45% मिला था। कुल 100% में से कांग्रेस पार्टी को 45% मिला। तो इसमें लेकिन कांग्रेस पार्टी को 74% सीट हासिल हुई थी। यदि हम कहें कि यह एक क्षेत्र है, इसमें दो पार्टी है, इन दोनों पार्टी ने अपनी पूरी टक्कर से लड़ाई की, कम अंतरों से इन्होंने अपने कम अंतरों से विजय प्राप्त की इस पार्टी ने। तो यदि हम देखें तो 100% और इस पार्टी को 54% वोट हासिल हुए या 51 इसने जीती, और बाकी की जितनी भी सीट बची इसने जीती। ये पूरा राज्य तो इसने जीता 100%, और बाकी जो भी परसेंटेज इनका सीट का था वो 51 रहा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस चुनाव प्रणाली में दोष भी था और एक सफल होने की चाह भी। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। उसने 1952 के चुनाव में पूरे देश में 10% वोट जीती थी, लेकिन यह पार्टी केवल 3% सीट भी नहीं जीत पाई थी। आखिरकार यह कैसे हुआ? पिछले साल हमने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की पुस्तक पढ़ी थी। उसमें लिखा था सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले की जीत के बारे में हमने पढ़ा था। इससे जुड़े सवाल पर हम चर्चा अगर याद करें तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसमें आगे बताया गया है कि हमारे देश में चुनाव प्रणाली को सर्वाधिक वोट पाने वाले को जीत मिलती है, इस तरीके से अपनाया गया है। ऐसे में अगर कोई एक पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा सीट हासिल कर ले तो वह दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की कुल तुलना में उसे कहीं ज़्यादा सीटें हासिल हो जाएगी। यदि यही चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेस उम्मीदवारों के वोट जोड़ दें तो यह कांग्रेस पार्टी की को कुल हासिल वोट से कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन कांग्रेस गैर कांग्रेस वोटर है जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बट गई थी। इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे तो रही और जीती भी, परंतु उनका कुल वोट प्रतिशत ज़्यादा था इन सभी पार्टियों के मुकाबले, इसलिए यह अपनी पार्टी भारत में बनाने में सफल रही। आगे पढ़े तो केरल में कम्युनिस्टों की जीत। 1957 के में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा। 1957 में मार्च के महीने में जो विधानसभा के चुनाव, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल के विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें मिली और कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें मिली। और आगे लिखा है कि 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी इसका समर्थन मिला और राज्यपाल ने कम्युनिस्ट पार्टी के दल के नेता E.M. नमूद्रीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था जहां किसी एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किसी लोकतंत्र चुनाव के जरिए बनी हो। इसमें आगे बताया गया है कि केरल में सत्ता के बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन सरकार के खिलाफ मुक्त संघर्ष छेड़ दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में इस फायदे के साथ आई थी कि वह क्रांति और प्रगतिशील नीतियां पहल करेगा, और कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन रहेगी। 1959 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल में कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह आपातकाल का अनुच्छेद है जो कि 1975 में भी लगाया गया था। यह फैसला बड़ा विवादास्पद रहा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। इसमें बताया गया है कि संविधान प्रदत्त आपातकाल शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले के बार बार उपयोग रही। इससे पहले हम उस मानचित्र को देख लेते हैं। इसमें देखिए, जम्मू कश्मीर में किसी की सरकार नहीं बनी थी, यह गैर कांग्रेसी सरकार थी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी। और इसमें आगे बताया गया है। और एक केरल में भी
गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। केरल में डेमोक्रेटेड लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी थी और यहाँ किसी की भी सरकार नहीं बनी थी। यहाँ उत्तर पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी स्थापित थी। यदि हम इन वोट शेयर को देखें तो कांग्रेस सबसे ऊपर है, जबकि यह सभी पार्टी नीचे हैं। अगर इसके वोट का प्रतिशत और इनके वोट का प्रतिशत मिलाए तो इनका ज़्यादा वोट प्रतिशत रहेगा इनकी बजाय। इन्हें सीट सबसे ज़्यादा मिली थी, इन्हें सीट सबसे कम मिली थी, परंतु वोट सबसे ज़्यादा मिले थे। इसमें भी यही कारण था और इसमें भी तीनों चुनाव में कांग्रेस की जीत का कारण यह हो सकता है। और राजकुमारी के बारे में बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर के बारे में बात करें तो यह गांधीवादी स्वतंत्र सेनानी थी और कपूरथला के राज परिवार में जन्मी थी। विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला और संविधान सभा की सदस्य थी। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनी थी और 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही। इसमें आगे बताया गया है, अगर हम बात करें सोशलिस्ट पार्टी की तो इसमें बताया गया है कि सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें आज़ादी की उस वक्त से है जब से कांग्रेस पार्टी ने जन आंदोलन चलाया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। यह नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और वो समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सके। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। इस पार्टी के समर्थन को बड़ी निराशा हासिल हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनाव में छुटपुट सफलता मिली थी। कुछ जगहों पर सफलता मिली थी, इसे पूरे भारत में सफलता नहीं मिली। और आगे लिखा है कि समाजवादी लोकतंत्र समाजवाद की विचारधारा में विश्वास रखते थे और इस आधार पर वह कांग्रेस और साम्यवादी दोनों अलग अलग थे। वह कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रहे हैं, वह मजदूरों और किसानों की उपेक्षा कर रहे हैं। समाजवादियों को 1955 में दुविधाओं की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि इनका लक्ष्य समाजवादी बनावट समाज की रचना रहेगा। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प पेश करना मुश्किल हो गया था। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादी मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस के हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी भी की थी। इसमें लिखा है कि सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में तो अनेक टुकड़े हुए। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इस दलों में किसान मजदूर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दल के नेता के प्रमुख थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों में जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलरिज्म पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। अगर हम देखें तो आचार्य नरेंद्र देव के बारे में, इन्होंने यह स्वतंत्र सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा। किसान आंदोलन में सक्रिय थे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी और उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था।
आज की बस वीडियो इतनी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट बताएं कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।